हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश 18 में। मैं नाजिस जमा पहली बार आप लोगों के सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर सामने आया हूँ जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अब मैं इन शख्सियत के बारे में मैं क्या ही तारुफ़ कर सकता हूँ। शायर कहता है कि मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, आप अपना तारुफ़ हवा बाहर की है। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए डॉक्टर नौशाद मंजर। स्वागत है आपका बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि डॉक्टर नौशाद मंजर से डॉक्टर नौशाद मंजर का सफ़र आपका किस तरह का रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो अपना तालीमी सफ़र है वो मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी से शुरू किया था और यहाँ से मैंने मौलवी तक की तालीम हासिल की। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट करने के लिए पटना चला गया। वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट ऑफ साइंस बैकग्राउंड से किया। उसके बाद मैंने जामिया में दाखिला लिया और जामिया में मैंने बीए से लेकर पीएचडी तक की तालीम हासिल की। इस दौरान मैंने बीएड भी किया और मुख्तलिफ़ लैंग्वेज कोर्सेज़ भी किए। तो बहुत खुशगवार रहा। मदरसे में भी जो इल्मी फ़िज़ा थी उसका बहुत हमें फ़ायदा मिला और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इदारे में पढ़ना ये अपने आप में बहुत खुशकिस्मती की बात है और मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखा है जामिया से और ये सीखने का अमल तो जारी रहता है। तो अभी भी सीख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा तालीमी सफ़र है बहुत ही खुशगवार रहा और देखते हैं। फेसबुक के ज़रिए हम लोगों को पता चलता रहता है कि कुछ किताबें भी आपकी शाया हुई हैं, वो किताबों का जिक्र आप करना चाहेंगे? जी देखिए, मेरी अब तक 4 किताबें शाया हो चुकी हैं। जो मेरी पहली किताब 2013 में आई थी जिसका रिसाला शाहरा का तज़्ज़ियाती मुताला और इशारिया। उसके बाद 2014 में मेरी किताब आई दूसरी अफ़साना और अफ़साना निगार। उसके बाद मैंने पूरा फोकस अपनी पीएचडी पे किया। इस दौरान मेरे मज़ामिन तो मेरे शाये हुए लेकिन किताब नहीं आई। 2021 में मैंने 2 किताबें मेरी आई है जो तर्जुमे पे है। एक किताब जो गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से छपी है, गालिब हिंदी अदीबों के दरमियान, और एक किताब को साहित्य अकादमी ने छापा है, ये भी तर्जुमा है, पूर्ण आहुति और दीगर कहानियाँ। तो अब तक 4 किताबें हमारी आ चुकी हैं और 5-6 दर्जन के आसपास मज़ामीन शाये हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। और उम्मीद है कि इस साल की, अब तो ये साल ख़त्म हो रहा है, तो जनवरी के आखिर तक मेरी 5वीं किताब जो भी तर्जुमे की ही किताब है वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो गवाड़ नावल है, राजस्थानी नावल, उसका तर्जुमा मैंने किया है, तो वो किताब इंशाल्लाह आ जाएगी हमारी। साल भर पहले या लगभग 2 साल पहले हुआ होगा, आपने एक वेबसाइट बनाया है अदबी मीरास के नाम से। उनके पीछे क्या आपकी सोच है, उसका जिक्र आप करना चाहेंगे? जी, अदबी मीरास 2020 अगस्त 2020 को हमने शुरू किया था। इसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि जो स्टूडेंट तबका है हमारा, जो ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, उसको मवाद फ़राहम करें। तो मवाद का मसला रहा है शुरू से। जब मैं बीए में था तो मैं देखता था ख़ास तौर से प्राइवेट बच्चों को मसला रहता था, जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन से तालीम हासिल करते हैं उनके लिए। तो उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैंने कोशिश की तो एक वेबसाइट बनाया अदबी मीरास के नाम से, जैसा आपने बताया। तो उसका जो मेन मकसद है वो है तलबा को मवाद फ़राहम करना। दूसरी चीज़, जो नए लिखने वाले हैं जिनको आम तौर पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है, ये कहकर कि अभी इनका मियार कुछ नहीं है, अभी इनके यहाँ बहुत सारी गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, खामियाँ हैं वगैरह वगैरह, रसालों में शाये नहीं करते हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट पे एक गोशा ही बना दिया है, क्या कहते हैं, अदब का मुस्तकबिल के नाम से, जिसमें बिल्कुल नए लिखने वाले, जैसे अगर आप अभी तक आपकी कोई चीज़ नहीं छपी है, आप कोई पहला अफसाना लिखते हैं, पहला कोई तनक़ीदी मज़मून लिखते हैं या पहली कोई नज़्म लिखते हैं, तो हम उसको उतने ही एहतमाम के साथ शाये करेंगे जैसे कि हम मंटू या गालिब या मीर या इकबाल की चीज़ों को या क्या कहते हैं बेदी की चीज़ों को शाये करते हैं। हम पूरे एहतमाम के साथ उसको शाये करेंगे और पूरा प्लेटफॉर्म देंगे। तो ये कोशिश है कि नए लिखने वालों को एक प्लेटफॉर्म भी मिले और साथ साथ जो हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट का जो तबका है ख़ास तौर से, उसको अभी उसमें एक चीज़ मैं एक इजाफ़ा कर दूं कि जो अभी आगे का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो लोग यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, नेट और जेआरएफ की जो तैयारी करते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको मवाद मिल सके। और साथ साथ ये इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि यूपीएससी, ख़ास तौर से यूपीएससी जो लोग उर्दू रखते हैं पेपर, तो उर्दू का मटेरियल जो है
वो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करें। तो ये बहुत जल्द है इंशाल्लाह, ये सिलसिला भी जनवरी 15 तक ये सिलसिला भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो अदबी मीरास इस तरह से हम लोग काम करते हैं। ये वेबसाइट अदबी मीरास से दूसरे वेबसाइट से किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए, जो दूसरी वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, तो जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया कि आप बड़ी बड़ी वेबसाइट है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, उनका अपना एक मकसद है। जैसे किताबें वो देते हैं PDF में या कुछ और तरीके से, उनकी चीज़ों को आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। बाज़ चीज़ों को, जैसे किताबें हैं, अशार वगैरह तो आप कॉपी कर सकते हैं, गज़ल वगैरह तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन मटेरियल है उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो यूनिकोड फॉर्मेट में है। आपको आप कॉपी चाहिए करना चाहें कॉपी कर सकते हैं, उसका प्रिंट लेना चाहते हैं आप प्रिंट ले सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि किसी और वेबसाइट से कंपेयर ना करते हुए हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर मटेरियल जो है, तनकीदी मटेरियल, देखिए तख्लीकी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी। जैसे मैं एक वेबसाइट है, चलिए रेख्ता का नाम ले लेता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम जो है तनकीदी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ताकि बच्चा तख्लीक के साथ साथ तनकीदी शऊर भी बच्चे के अंदर या तालिब इल्म के अंदर जो है वो पैदा हो सके। ये हमारी कोशिश है। नए लिखने वालों में सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके नज़दीक ये सबसे बड़ा मसला होता है कि वो स्टार्ट यानी मतलब शुरू कैसे करें। तो आपने जब किताब की शक्ल दी तो आपको कैसे ख्याल आया किताब देने? देखिए, नए लिखने वालों के साथ तो ये एक मसला हमेशा रहता है कि जो मज़मून का इंतखाब है या उन्वान का जो इंतखाब है कि हम क्या करें। अक्सर लोग सोचते सोचते वक्त ज़ाय करते हैं या मतलब सोचते सोचते रह जाते हैं। मैं ऐसे नए लिखने वालों को, हालांकि मैं ख़ुद भी अपने आप को नया ही तस्वुर करता हूं, लेकिन नए लिखने वाले जो एकदम बिल्कुल नए हैं उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि वो इतना गौर न करें और ये भी ना सोचे कि एकदम बिल्कुल नया मौजू हो और एकदम किसी ने उस पर को टच ना किया हो। इस तरह से अगर आप इंतखाब करेंगे शुरू से तो आपके लिए मसला खड़ा होगा। आपकी दिलचस्पी शायरी में है, आपकी दिलचस्पी कहानियों में है, आपकी दिलचस्पी नावल में है या हालात हाज़रा पे है, आप लिखना शुरू कीजिए। और एक चीज़ और देखिए कि कोई भी शख्स दुनिया का, ये मेरा मतलब दावा है एक तरह से कह लीजिए कि दुनिया का कोई भी शख्स जो है उसकी पहली ही तख्लीक जो है वो बिल्कुल एकदम मियारी हो और एकदम पाए की हो। ऐसा शायद ही कोई आप ऐसी कोई मिसाल आप दे देंगे कि हाँ भाई फ़लाँ साहब के जो पहली तख्लीक है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो कोई भी शख्स जो है ना लिखते लिखते, या जिसको कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो उन लोगों को यही मशवरा दूँगा कि आप कोशिश कीजिए। और किताब का मरहला बाद में आता है किताब लिखने का। पहले हमारे असातिज़ा कहते हैं कि पहले किताब पे तबसरा लिखिए। तबसरा आम इसके लिए जो आपके नाज़रीन हैं उनके लिए कि तबसरा जो किताब का रिव्यू होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद उस तरह से नहीं होती जो इस तरह से तनकीदी मज़ामीन में होता है। तो आप वहाँ से, और मुख्तसर तहरीर भी होती है आम तौर पे, तो मिसालें तो बहुत लंबी लंबी मिलती हैं, लेकिन आप चूँकि नए लोगों के लिए आप बोल रहे हैं तो 2-3 सफ़े का तबसरा होता है जिसमें किताब के बारे में आपको तारुफ़ लिखना होता है। आप यहाँ से सिलसिला शुरू कीजिए। इस बहाने आप एक किताब पढ़ेंगे, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, और फिर आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक तरीके से पुख्तगी आती चली जाएगी। अदीबों के बीच ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि उनको बताना कि ये आपका सबसे या मौजूदा वक्त में सबसे अच्छा शायर कौन है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका सबसे पसंदीदा शायर कौन है? देखिए, मेरे जो पसंदीदा शायर हैं जो वो हैं गालिब। मैं उनकी जब शायरी को पढ़ता हूँ और ये आपने चूँकि पसंदीदा कह दिया है, लेकिन अब इसमें कई नाम और भी शामिल हो सकते हैं। अल्लामा इक़बाल ख़ास तौर से मुझे बहुत मुतासिर करते हैं, मुझे क्या पूरे कम्युनिटी को मुतासिर करते हैं। लेकिन गालिब की यहाँ जो फ़िक्र है, और वो इक़बाल के यहाँ भी है, जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पर मुझे गालिब ज़्यादा पसंद हैं। और अगर आप दर्जा बंदी करेंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। कोई शेर अगर पढ़ना चाहे आप गालिब का बहुत ये है, लेकिन मुझे अभी फ़ौरन से आपने शेर पूछ दिया है तो मैं आपको एक शेर, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। आपकी इब्तदाई तालीम मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी में हुई है, तो आपके दौर का जो तालीमी मेयार था और इस वक्त का जो तालीमी मेयार है उससे क्या आप कितना हद तक मुतमईन हैं?
देखिए जिस दौर में हम लोग तालीम हासिल कर रहे थे उस दौर में भी उथल पुथल और जो यहाँ पे कमेटी की जो उथल पुथल है वो होती थी, लेकिन तालीम के साथ कोई समझौता नहीं होता था। आप यूँ कह सकते हैं कि सेक्रेटरी मेंबर इन सब का इंतखाब जो होता था उससे आम तलबा को किसी तरह की कोई परेशानी या दुश्वारी नहीं होती थी। तो कोई भी सेक्रेटरी बने, कोई भी सदर बने, कोई भी मेंबर बने, तालीम का एक अपना एक स्टैंडर्ड हुआ करता था। पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसा महसूस होता है कि मदरसा इस्लामिया शाहपुर बहौनी का जो तालीमी मियार है वो बहुत हद तक मुतासिर हुआ है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मियार घटा है। और उसके लिए आप मिसाल दे सकते हैं कि देखिए, जब तक आप अपने असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करेंगे, जब तक आप ऐसे असातिज़ा की निशानदेही नहीं करेंगे जो मेहनती हैं, जिनके अंदर मतलब लियाकत है, उनको आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो बहुत सारे असातिज़ा यहाँ से चले गए और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई सेक्रेटरी या सदर बनता है तो उसको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। बच्चों की तादाद कम होती चली जा रही है, तो आप इतने बड़े इदारा जिसकी तारीख़ 111 वर्षों पे मुहित है, 111 वर्ष आप देखिए हिंदुस्तान के इसमें 111 बरस पुराने जो मदारिस हैं उसमें कितने मदारिस ऐसे होंगे जिनकी तारीख़ 111 बरस की है। लेकिन जो सारा मसला हो रहा है कि इसको एक पॉलिटिक्स का अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स का एक अड्डा बना दिया। अभी हालिया दिनों में इलेक्शन हुए, मेंबर्स बने, फिर सेक्रेटरी का इंतखाब हुआ, लेकिन मेंबर्स बनने में और उस सेक्रेटरी में जिस तरह की जो सियासत हुई है, ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मदरसा की तारीख़ का स्याबाब है। और मदरसा के जो मौजूदा असातिज़ा हैं उन्हें पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। हमें ये खबर मिली और बहुत अफसोसनाक खबर है कि मदरसे के बाज़ असातिज़ा जो हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, सेक्रेटरी कोई भी बने, सदर कोई भी बने, असातिज़ा का काम पढ़ाना है और ईमानदारी से पढ़ाना है, उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन मुझे कल रात किसी ने बताया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि असातिज़ा जो है अपनी तो पहले हमारे ज़माने में मौलाना ताहिर हुसैन कासमी साहब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए होते थे, और मैं दावे के साथ कहता हूँ और आप जानते होंगे और पूरे इलाके से किसी से पूछिए, उनको किसी ने गाँव में रहते हुए गाँव की सियासत पर बात करते हुए किसी ने नहीं सुना, गांव के किसी मामले में मुदाखलत करते हुए नहीं सुना। ये होता है एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी। उसकी ज़िम्मेदारी उनकी ज़िम्मेदारी थी बहैसियत सदर मुदर्रिस, बहैसियत उस्ताद, जो उनकी ज़िम्मेदारी थी उन्होंने बहुत खूबी उसको निभाया। आज जो लोग हैं, उस्ताद हैं, उनको उनसे सीखना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ और न किसी को टारगेट कर रहा हूँ। जो लोग भी इस तरह के हैं जो पॉलिटिक्स में शामिल हो रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी इस तरह के शामिल नहीं होना चाहिए उनकी, वरना देखिए यहाँ दुनिया में भी हिसाब देना होगा और कल क़यामत में भी अल्लाह ताला आपसे बास पुरस्कार करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। अपने इलाके का मतलब ये है कि आप यहीं पले बड़े हुए हैं, तो यहाँ उर्दू को कैसे फ़रोग़ मिले, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि आप ये कह लीजिए कि मेरे दिल का आपने दिल से एक सवाल कर लिया जो मैं चाहता था। देखिए, उर्दू का फ़रोग़ होना चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि हम उर्दू पढ़ के क्या करें। मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप उर्दू क्यों पढ़ें, आपने उर्दू को क्यों मुंतखब किया, क्यों किया, ये मेरा अपना ज़ाती मामला है। लेकिन अब आप अगर मुझसे पूछेंगे सबसे पहली बात कि उर्दू को क्यों पढ़ना चाहिए, देखिए हमारे जो पूरा तारीख़ी जो है या जो हमारी जो पूरी जो विरासत है, इल्मी और अदबी विरासत है, उसका बेशतर हिस्सा हिंदुस्तान के तनाज़ुर में मैं बात कर रहा हूँ वो उर्दू में है। आप मज़हबी चीज़ों को देख लीजिए और दूसरी चीज़ों को भी देख लीजिए, तो उर्दू का ख़त्म होना कहीं ना कहीं हमारा जो मज़हबी जो एक ताल्लुक़ है मज़हब से, उससे भी दूरी का एक सबब बन सकता है। एक बात। दूसरी बात, किस तरह के फ़रोग़ दिया जा सकता है, तो देखिए आप मोहल्ला लाइब्रेरी कायम कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि मोहल्ला लाइब्रेरी क्या है, तो मोहल्ला लाइब्रेरी क्या है कि एक छोटा सा कमरा आप लीजिए, 4, 5, 10 जितनी जगह हो उसके हिसाब से आप कुर्सियाँ लगाइए, एक सेंटर टेबल लगाइए और उर्दू के जो अखबारात हैं और जो रसाले हैं उन सब को वहाँ मंगवाइए और अपने आसपास 10 घर 15 घर का इंतखाब कर लीजिए कि इनको बच्चे को टारगेट करना है और उनको बुलाइए और कहिए बेटा यहाँ बैठ के तुम पढ़ो, ठीक है, और आप उनको तरगीब दीजिए। इससे 2 फ़ायदा होगा। बच्चों की कहानियाँ जो होती हैं, अच्छा आज के वक्त में सिर्फ उर्दू में साइंस की भी किताबें मौजूद हैं, तो आप उन सब किताबों का अगर आप यकजा करते हैं तो एक फ़िज़ा बनेगी। अब जैसे आप फ़ाज़िलपुर में बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप फ़ाज़िलपुर को देख रहे हैं, इसकी आबादी को देख रहे हैं, तो अगर इस पूरे आबादी में जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ उसके हिसाब से कम 3 मोहल्ला लाइब्रेरी कायम किया जाए तो कल मेरी किसी साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक
मशवरतन ने कहा कि देखिए पहले तो ज़रूरी है कि तालीम की तरफ बच्चों को बढ़ाना, ये उनका मशवरा बिल्कुल सर आँखों पे उन्होंने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम वो नहीं कर सकते, इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि ये काम हो जाएगा तब हम दूसरा काम शुरू करेंगे। तो अगर उर्दू और साथ साथ, अच्छा इससे एक और फ़ायदा होगा मोहल्ला लाइब्रेरी से कि आप कुछ कंपटीशन की किताबें भी रख दीजिए, है ना, जनरल कंपटीशन जो है हमारा बीपीएससी का या इस तरह की चीज़ों का, सीटेट का, बीटेट का, एसएससी का, उस तरह से उससे मुतालिक किताबें कुछ रख दीजिए। उन बच्चों को भी आप कहिए कि आप यहाँ पर आके बैठिए, तो इससे ना इल्मी फ़िज़ा कायम होगी और उर्दू के रिसाले, उर्दू के अखबारात आएंगे तो उन बच्चे उर्दू की तरफ भी राग़िब होंगे और जो उनका अपना एक मकसद है कंपटीशन का, उस मकसद में वो कहीं ना कहीं कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मोहल्ला लाइब्रेरी कायम करना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई ये मैं कोई ऐसी नई बात नहीं बोल रहा हूँ। शोलापुर में इस तरह की मोहल्ला लाइब्रेरी कई कायम है, महाराष्ट्र में, मुझे याद आ रहा है शोलापुर में ही, तो इसको कायम किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।